मीटिंग है। नाउ सी द मीटिंग। और ये कहाँ हुआ है? बर्लिन की सड़कों पर। ठीक है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, दैट इज कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन। एंड ऑन दिस रोड्स वर टेकन और पॉलिटिकल डिमांस्ट्रेशन। और उसके बाद वीमर रिपब्लिक की धीरे धीरे हार तो तब नहीं हुई, क्योंकि हारी तो बहुत बाद में, जब 32 में इलेक्शंस हुए थे दिसंबर में, 33 में इसके बाद इसने स्वीयरिंग सेरेमनी कर ली। अच्छा, नाउ अब आगे की बात देखिए। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन कब थे बताइए प्रियांशु? ईयर्स ऑफ डिप्रेशन कब थे आप बताओ? 19 बोलिए आशीष, आप बताइए। 1929 to 32। और वहां पर कौन से इलेक्शन हुए जिसमें इसको सबसे ज्यादा वोट मिले 37%? वो किस ईयर में इलेक्शन हुए? 1932 के दिसंबर में हुए। हिटलर कब वहां का डिक्टेटर बन गया, मींस चांसलर ऑफ जर्मनी कब बना? 1933 में। कब? सिर्फ तुम ईयर बता रहे हो 33। 30 जनवरी को। और फिर उसने सारी पावर अपने अंडर में कब कर ली? वो कौन सा डे था? 3 मार्च को उसने अपने अंडर में सारी पावर कर ली। ओके, नाउ अब जरा देखिए, दैट इज विच पार्टी ही फाउंडेड। उसने कौन सी पार्टी बनाई? नाजी सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जंग वोल्क में किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के बच्चे जाते थे? आप बताओ। वीडियो भी नहीं देखा, ब्लड रिपोर्ट लेने गई थी। आप बताइए। 10 to 14 years। और 14 to 18 इयर्स किस में जाते थे? हिटलर। 18 के बाद किस में चले जाते थे? नाजी आर्मी। तो यहां तक की बात हो गई। अब जरा देखो, वहां पर इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे। ये देखिए, हिटलर्स ऑर्गेनाइजेशन या जर्मनी में थे। एक थी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलिट्री भी कहा जा सकता है। और दूसरा था नाजी आर्मी। नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के भी फर्दर 2 अलग अलग पार्ट थे, एक जंग वॉल्क और दूसरा कौन सा था? और दूसरा था हिटलर यूथ। दैट इज 10 से 14 इयर्स तक के बच्चे इसमें जाते थे। वो वहां सीखते थे कि नाजी की जो आइडियोलॉजी क्या है। और 14 से 18 इयर्स तक इसमें सिर्फ लड़के जाते थे, जो एग्रेशन सीखते थे एंड लविंग टू वॉर, कि वॉर को कैसे आगे हम ज्यादा प्रेस करें, ये सारी चीज यहाँ सीखते थे। एग्रेशन, दैट इज कंडेम डेमोक्रेसी। यहाँ क्या सीखते थे कि कैसे डेमोक्रेसी को कंडेम किया जाए और ग्लोरीफाई वार किया जाए। एंड हेट ज्यूज, दे लर्न हियर। एंड आफ्टर 18 इयर्स, तो आफ्टर 18 इयर्स वो किसको ज्वाइन करते थे? ज्वाइन आर्मी। ऐसा वहां का चलन था, ये सभी जैसा ही करते। सो नाउ इन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यहां बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जाते थे। इसमें बॉयज जाते थे, इसमें भी बॉयज जाते थे। सो नाउ इन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, joining of each child was compulsory.
चाइल्ड एट सर्टेन एज, एक एज पीरियड होता था, वॉज कंपल्सरी। इन हिटलर यूथ में क्या होता था, देयर दे लर्न, यानी हम कह रहे हैं कि जंग वॉल्क में वो क्या सीखते थे, दे लर्न, ठीक है, क्या क्या सीखते थे, पेट्रियोटिज्म, हाउ टू लव जर्मनी, और इसके अलावा प्रेजिंग टू हिटलर, इतना सीखते थे। और क्या सीखते थे, एंड इट्स आइडियोलॉजी, जो उसकी आइडियोलॉजी। अच्छा, ये तो जंग वॉल्क में सीखते थे, और हिटलर यूथ में क्या सीखते थे, हिटलर यूथ देयर all the boys, Aggression and violence. yes, all the boys at 14 years join it and learn, that is worship war। वार सबसे महत्वपूर्ण था इनके लिए, और ग्लोरीफाई एग्रेशन, बात बात पर गुस्सा हो जाना, इट इज ग्लोरीफाई एग्रेशन, एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी, कि फिर से ऐसा ना हो कि लोगों में भावना भड़क जाए कि हमें फिर से वीमर रिपब्लिक चाहिए, सो कंडेम डेमोक्रेसी। ये सब सीखते थे। एंड हेट ज्यूज, चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और क्या थी, हेट ज्यूज। ये सब हिटलर यूथ में सिखाया जाता था। जब इतना सीख लेते थे तो उसके बाद क्या करते थे, they had to join the labor service, to join the armed forces and enter one of the Nazi organization. So at age of 18, boys join Nazi army. अब देखिए, नाजी थिंकिंग अबाउट मदरहुड, नाजी लड़कियों के बारे में क्या सोचता था, नाजी आइडियोलॉजी। सो नाजी आइडियोलॉजी अबाउट वुमेन वाज यूनिक। Girls were told that they had to become good mothers. That they had to become good mothers. And real pure-blooded Aryan children. They should not mix up with Jews. Jews के साथ उन्हें मिक्स नहीं होना है और मैरी भी नहीं करना है। They should not mix up with Jews. अगर ज्यूस के साथ मिक्स होंगे और उनके साथ शादी करेंगे तो उनके जो बच्चे हैं वो हाइब्रिड पैदा होंगे, यानी उनकी जो रेस है वो अभी प्योर है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, हाइब्रिड हो जाएगी, उसमें ज्यूस का भी खून आ जाएगा। मिक्स अप विद ज्यूस एंड शुड नॉट मैरी विद देम। उस अगर ऐसा कोई करता था तो दोनों को गेटोइजेशन में भेज दिया जाता था कि जाओ मरो। शुड नॉट मैरी विद ज्यूस। Nazi ideology was concerned about pure race of, that is Nordic Aryans. वो किसके लिए चिंता करती थी कि उनकी रेस खराब ना हो, ब्लू वाइट जो नॉर्डिक आर्यन थे वो वैसे ही रहे, इसलिए इसकी जिम्मेदारी गर्ल्स को दी गई थी। मदर शुड गिव बर्थ एंड रियर प्योर ब्लडेड नॉर्डिक आर्यन चिल्ड्रन। मदर शुड गिव बर्थ, और उसके लिए उनको प्रमोट किया जाता था, गिव बर्थ
to pure blooded Nordic Aryan children. Which were blue-eyed. And rear them. उनको rear करें and culture them और उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं. And teach their children Nazi values. Okay. In Nazi Germany, all mothers were not treated equally. सभी माँ एक जैसे ट्रीट नहीं की जा सकती थी. जिसके जितने बच्चे थे उसके हिसाब से ही उसकी वैल्यू होती थी. तो women who bore racially undesirable children were punished. So all females, yet all mothers are not treated equally. इन नाजी जर्मनी, उस पीरियड के नाम पे जर्मनी का नाम रख दिया गया है नाजी जर्मनी. वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. द मदर हु गिव बर्थ टू अनडिजायरेबल चाइल्ड. Birth undesirable child were punished. And the produced racially desirable child were rewarded, and those who produced racially desirable child were awarded world was unaware about slaughter या genocide done by Hitler until 1945. मास स्लॉटर का मतलब है बड़ी मात्रा में कत्ल कर देना, या फिर जिसको कह सकते हैं जीनोसाइड. जीनोसाइड का मतलब है किसी जीन को कत्ल कर देना, या कह सकते हैं होलोकॉस्ट, किसी को पूरी तरीके से मिटा देना, होलोकॉस्ट. अनअवेयर, कब तक अनअवेयर था? Until 1945, that is end of World War II. तब तक वर्ल्ड नहीं जानता था इसके बारे में. क्यों नहीं जानता था? कि मीडिया was in complete control of. नहीं तो वर्ल्ड बहुत पहले इस पर एक्शन ले लेता. कंट्रोल ऑफ हिटलर. इसलिए वर्ल्ड को पता ही नहीं चल पाया कि क्या हुआ. आफ्टर वर्ल्ड वॉर II was ended, then world came to know about this horrified action done by Hitler, and to stop such events in future a League of Nations was. उसके बाद तो फिर क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर II की बात आ गई, फिर तो यूनाइटेड नेशन काम में आ गया. लीग ऑफ नेशन फिर खत्म हो गया. वर्ल्ड वार II के बाद फिर यूनाइटेड नेशन आ गया. वर्ल्ड वार I के बाद लीग ऑफ नेशंस. लेकिन क्या वो वर्ल्ड वार II को रोक पाया? तो लोगों ने कहा जब तुम रोक ही नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा क्या काम? इतनी महंगी महंगी सैलरी तुमको दे रहे हैं वहां के लोगों को बैठे हुए और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर उनको भी हटा दिया गया. एक नई संस्था बनी, उसका क्या नाम बना?
यूनाइटेड नेशन। देखो इस चीज को, यानी 1920 में किस चीज की फाउंडेशन हुई? इन 1920, दैट इज जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, लीग ऑफ नेशंस, जिसमें 75 कंट्रीज थे, नेशंस was formed. However, it was unable to stop या avoid World War II. So it was dismantled and United Nation was formed. और उसके नए नियम बनाए गए हैं, was founded। अब मैं इसका ईयर देख के बता देता हूँ, इसके बाद यूनाइटेड नेशन कब बना, कब बना है, 46 से बना है। यूनाइटेड नेशन was founded in year 45 में, 24 अक्टूबर 45, एक 2 महीने बाद, in 24 October 1945। Now it has 193 members countries। इसमें कितने सदस्य हैं? उसमें कितने थे? 75 थे। और now it has 193 member countries। चलिए कुछ वर्ड्स लिख देते हैं जो यहाँ यूज हुए इस चैप्टर में, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कराएंगे। That is genocide। That is gene और प्लस साइडल। साइडल का मतलब किलिंग, किलिंग ए पर्टिकुलर रेस। रेस that is at large scale या mass scale। Killing of Jews by Hitler या Nazi army, it was called a genocide। Killing of Jews by Nazi army was called genocide। It killed 6 million, that is 90% of Jews। Between कब से कब तक तृप्ति? 1939, 6 साल बाद इसने एक्शन किया। 6 साल तक तो उसने लोगों को पढ़ाया, नफरत भरी, सही है। हिटलर का राज कब से कब तक रहा? 1933 से लेकर अभी अभी बताया है रोहित ने कि 30 जनवरी को इसने शुरू किया था, और उसके बाद 1945 वर्ल्ड वार जैसे खत्म हुआ, उसके बाद इसने गोली मारी। और बिटवीन 1939, 6 साल तक इसने लोगों में नफरत भरी, उनको अलग किया। अलग करने के बाद फिर ये तुरंत तो नहीं किया जा सकता था ना, तो 39 to 1945 ये जीनोसाइड इसने किया। हाइपर इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। तुम्हें मालूम है क्या होता था? पैसे की वैल्यू गिर गई थी जर्मनी में। लोग एक बैलगाड़ी या ट्रॉली भर के रुपए ले जाते थे और एक कप चाय पी के आते। ये सिचुएशन तुमने देखी है कभी? है ना? जैसे कि कुछ देशों में हुआ है, सूडान या ऐसे देशों में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है, और यहाँ पर भी देखने को मिला। लेट अस सी व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन। ये जर्मनी में आया था। A scene of hyperinflation।
हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, पैसे की कोई Hyperinflation. वैल्यू नहीं रह जाती है। जैसे ये देखो, ये नोटों को गिन रहा है, ऐसे में इस नोटों को गिनने से इसका कोई फायदा है? इन नोटों की कोई कीमत नहीं है। सो सच इज अ सिचुएशन ऑफ, ये अपने बच्चों को खेलने को दे रहा है, कह रहा है आपके बच्चों से कि नोटों से खेलो, अब इसका कोई नहीं है। ये देखो, दैट इज, ये तो ऐसे दिखाया गया, मैं एक और दिखा रहा हूं आपको। लेडीज कहीं पर भी, ये बच्चे, बताओ जब बच्चे ऐसे घर में असली नोटों से खेल रहे हो, ये लेडी है, तो इतने नोट है, ये सब दे देगी, सिर्फ उसको एक दिन की ब्रेड चाहिए। तो मनी हैज वेरी लो कॉस्ट एट द टाइम ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। ये देखो, सड़कों पे पड़ा है पैसा, कोई उठाने वाला नहीं है, झाड़ू लगा रहा है, तो देख रहे हो, ब्रूमिंग कर रहा है। तो सड़कों पे पैसे पड़े रहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो सच वाज द क्रिटिकल सिचुएशन एट द टाइम ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। ये देखिए, गाड़ियों में, ट्रॉली में पैसा ले जाया जा रहा है, सिर्फ किस लिए? कि उनको खाने के लिए या पीने के लिए एक कप चाय मिल जाए। ये सूडान कांगो की हालत, अब कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा। So such is the situation। ऐसे अमेरिका के एक देश में हो गया, वो पेट्रोल नहीं बेच पा रहा, अमेरिका के प्रतिबंध की वजह से, अमेरिका के बगल का देश है, और ऐसे ही बहुत देशों में हुआ, तो वो उसकी इकॉनमी बिल्कुल बेकार हो जाती है। चाइना हाइपर इन्फ्लेशन में जाने वाला है, और तुम्हारे में ये दिखाया गया है कि एक कप चाय के लिए देखो क्या हालत है। नीचे हाइपर इन्फ्लेशन तुम्हारी बुक का चित्र, जस्ट उसी बर्लिन के नीचे वाला देखो, और उसमें देखो क्या हो रहा है और क्या लिखा है। ठीक है, लिटिल वैल्यू दैट वास्ट अमाउंट, कुछ छोटी सी चीज लेने के लिए क्या करना पड़ रहा था? यही वर्ड लिखा हुआ हाइपर इन्फ्लेशन, पढ़ लेना, then मिल जाएगा। देखो नीचे सबसे पहले क्या लिखा है, कितना रेट था? देखो सबसे पहले क्या था, इन अप्रैल यूएस डॉलर, हमारे यहाँ यूएस डॉलर 88 रुपये है। सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, एक यूएस डॉलर कितने रुपए का था? 1 रुपए का। तब से अभी हमारे इन्फ्लेशन हो गया है, हमारे पैसे की कीमत गिर गई है। 1 यूएस डॉलर की कीमत अब 88 रुपये। जब आजाद हुए थे तब कितना था? 1 डॉलर पे 1 रुपए था, तब ज्यादा वैल्यू थी। और यहाँ तो कह रहा है 24,000, लास्ट लाइन पढ़ो उसी लाइन में, उसी चित्र के बगल में, तो 24,000 था मार्क्स। उसके बाद मार्क्स वहाँ की करेंसी है, उससे सीधा कितना बढ़ गया, जरा चेक करो, 3,53,000, और फिर कितना हो गया, 4 करोड़ 6 लाख, अभी कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 46 लाख। तो 24,000 से सीधा कितना पहुंच गया, 46 लाख, कितना ज्यादा है। तो ऐसे में करेंसी की क्या वैल्यू हो जाएगी। और फिर उसके बाद 98 लाख, 98 लाख करोड़ हो गया ना, 9 करोड़ 88। तो इसका मतलब ये ट्रिलियन, फिर इसके आगे ये बढ़ती चली गई वैल्यू। और 1 डॉलर में तो एक ब्रेड आता है, 88 रुपए में क्या आता होगा, एक ब्रेड का पैकेट या 2 ब्रेड का पैकेट, उसके लिए तुम इतने ट्रिलियन डॉलर दोगे, तो उसमें कितना पैसा ले जाओगे और कितना दोगे, तो वही चीज नाउ। और उसके बाद आप देखो होमलेस मैन, ये देखिए कैसे लगा, होमलेस है कि इसको रात गुजारने के लिए कोई रात का शिविर मिल जाए, नाइट शेल्टर। तो और उसके नीचे एक रस्सी पे सर रख के सोने के लिए उनको 5 शेलिंग देने पड़ रहा है होमलेस को, कि रस्सी पे सर टिका लें। ऐसी स्थिति सोचिए आपने, रस्सी पे तुम अपना सर रखने के लिए 5 शेलिंग दे रहे हो, रात पे रस्सी पे सर रख के जन्म नहीं किया, नीचे वाला चीज कैसे रस्सी पे सर रख के सो रहा, उसका पैसा दे रहा है। लोग रस्सी बांध देते थे, और जो इस पे सोना चाहे सर रख के वो पैसा दे, सर रखने का पैसा देना पड़ता है। जमीन वमीन कहीं कुछ नहीं है, वहां भगा दिया जाता, ऐसी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। अब जरा देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि जमीन नहीं थी ऐसे बर्लिन में, आप कहीं जमीन पे नहीं सो सकते थे किसी के, तो यही है कि कहीं पर आपको इतना का पैसा देना पड़ रहा है।
बर्लिन में सब बर्लिन आ जाएंगे, सो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है ना कहीं भी आप चले जाओ सो जाओ। अगली चीज देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? दैट इज सिचुएशन व्हेन value of money decreases to a very low. Value of money decreases to very low. उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रोलेटराई। देखिए एक इसी में वर्ड लिखा है अगले चित्र में, दैट इज प्रोलेटराइनाइजेशन। प्रोलेटेरियन से बना है, प्रोलेटेरियनाइजेशन, प्रोलेटेरियनाइजेशन है। इसका मतलब क्या है कि ऑल रिच पर्सन बिकेम सो पुअर दैट अप टू वर्किंग क्लास। अमीर आदमी भी गरीब हो गया, रिच पर्सन का भी पैसा है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऑल पर्सन्स बिकम सो पुअर। उसी में अगले चित्र में देखो तुम्हें ये वर्ड मिल जाएगा, सो पुअर ग्रीन में लिखा है, टू वर्किंग क्लास। ऐसी स्थिति वहां हो गई। और उस समय तुमको मालूम है बीएससी इंडेक्स है हमारे यहाँ, निफ्टी 50 है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जानते हो, बॉम्बे, ये एक सेंसेक्स है। अगर तुम्हारा देश ऊंचा जा रहा है तो सेंसेक्स बढ़ता जाएगा, प्रगति होगी, लोग उसमें पैसा लगाएंगे। और गिर रहा है तो पैसा निकाल लेंगे, सेंसेक्स गिर जाएगा। तो उस समय वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कौन सा था बताओ? दैट इज अमेरिका का। तो अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमीर क्यों हो गया बताओ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो सिर्फ 6 महीने के लिए रहा था, अब बाकी समय उसने अपने हथियार बेचे थे। सबसे ज्यादा अमीरी अमेरिका में आई है वार की कमाई से। वो अमेरिका तब से उसने ये स्ट्रेटेजी बना ली है कि लोगों को लड़ाते रहो, हथियार बेचते रहो। यूक्रेन में भी यही कर रहा है, यूक्रेन को हथियार बेच रहा है, उसका काम है हथियार बेचो, उसी से उसको पैसा मिलता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो बोलो अमेरिका में क्या हुआ होगा? क्या कोई हथियार खरीदेगा? तो अब वहां के लोगों को क्या हुआ, सारे लोगों का काम बंद हो गया, क्योंकि अब कोई हथियार नहीं खरीद रहा, कोई सैनिकों की। तो उससे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज गिर गया। इसी से संबंधित है सूचना, हाइपर इन्फ्लेशन, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ। तो अब धीरे धीरे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब गिरा तो उससे क्या हुआ, जो यूरोपियन कंट्रीज को भी वो पैसा बांटता था। क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई यूरोपियन कंट्री अमीर बचा था कि सभी गरीब हो गए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारी यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व थे, सब गरीब हो गए। तो उनको कर्जा किसने दिया होगा? अमेरिका ने। अमेरिका ने कर्जा दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो अमेरिका के पास कोई काम बचा? अमेरिका की धरती पे एक भी बम नहीं गिरा। अब काम नहीं बचा तो वहां के लोग, वहां फैक्ट्री बंद होने लगी, कपड़ा बनाता था, हेलमेट बनाता था, जूते बनाता था सैनिकों के, वो सब अब बनेंगे क्या? सब बंद हो गया। वॉल स्ट्रीट धड़ाम हुआ, और वॉल स्ट्रीट के गिरते यूरोप धड़ाम हुआ, और यूरोप के धड़ाम होने से अभी रोहित ने बताया कि 29 से 32 का डिप्रेशन इसीलिए है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? कहां से कहां इसने लिंक किया है कि आप समझिए। दैट इज सर क्या होता अगर जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2? जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता तो जीतने का क्या मतलब है? जर्मनी के अंदर में सारी जमीन थी, सब कुछ है, तो उससे कोई वापस ना ले पाता। पूरा यूरोप जर्मनी होता, यही होता। जर्मनी का अगर आप देखोगे तो उसके पास इतनी स्ट्रांग आर्मी हो गई थी कि वो जहाँ जाती थी, इतनी स्ट्रांग एयरफोर्स हो गई थी कि उसने तहलका मचा रखा था, वो आसानी से जीतती जा रही थी। ठीक है, और जो जमीन जीतती थी वहाँ के लोगों को खाली करा के बोलती थी अब ये जर्मन लोग रहेंगे, तुम लोग को जीने का अधिकार नहीं। वो मारती भी जाती थी, प्लान्ड वे में ऐसा करती थी, या उनको कहीं साइड लाइंस कर देती थी। ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। अब आप समझिए कि हिटलर 33 से 39 तक उसने कितनी ज़मीन कब्जा कर ली। अगले पेज में आपके में मैप है, पूरे यूरोप में देखो, उसको ब्लू कलर से दिखाया है, कितनी ज़मीन उसने कब्जा कर ली, पूरे यूरोप में ही वो है। ऐसा है मैप, देखो इससे पहले वाला मैप देखो, और पहले
नहीं, इससे पहले ये नहीं, और वो नहीं मैं, और पहले वाला देखो, ये पेज नंबर कौन सा है? 51 की हालत देखो जरा, कैसी हालत है। तो नाउ अब देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? क्या होता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? क्या है? सर अगर इंडिया गुलाम नहीं होती तो फिर वो सबसे ज्यादा पास और अमीर होती। गुलामी में नहीं होती। हम लोग ऐसा कौन सा हम बहुत अमीर थे क्या? हम लोग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लेवरी हमारा फ्रीडम फाइटर कोई अच्छा था? आवर ऑल एम्पावरिशमेंट केम एट दैट टाइम। इवन उससे ज़्यादा तो मुगलों ने हमको सजाया है, वो दूसरे देशों से ला ला के देश में भरे हैं। और अंग्रेज ने क्या किया? हमारे यहाँ से ले ही गए। मुगलों ने भारत को दुल्हन की तरह सजाया और अंग्रेजों ने तो मुगलों को भी लूटा, मराठों को भी लूटा, सब लूट के ले गए। उन्होंने इंग्लैंड को दुल्हन की तरह सजाया। समझ आए? जरूर ये बात थी कि उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया, लेकिन भारत को लूटा नहीं मुगलों ने। ये बात तो समझते हो कि नहीं? चाहे बड़े बड़े मुगल रहे हों, वो तो बाहर से जीत जीत के समरकंद से लेके आया था अकबर। कितना पैसा कहाँ कहाँ से लेके आया था। और उनके समय में नहीं तो आप ये समझिए, जो मंगोलिया का वो नहीं था, तैमूर लंग, ये सब थे, वो हालत खराब कर देते। एक अलाउद्दीन खिलजी ने उनके आक्रमण से बचाया। समझ में आई बात कि नहीं? ये जो चाइना से आते थे ना, मंगोलिया से, उन लुटेरों को घुसने नहीं दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसका जो मलिक काबूर, उसका वो था एक ट्रांसजेंडर छक्का था, तो वो मलिक काबूर के साथ रहता था। वो बहुत सुंदर था मलिक काबूर। वो अपनी उसके इतनी बेगमें थी, 50 बेगमें, वो बेगमों के पास नहीं जाता था, मलिक काबूर के साथ ही सोता था। और मलिक काबूर इतना बूढ़ था कि पूरी दुनिया के सारे राजा उससे कांपते थे। ट्रांसजेंडर था, लेकिन निकल जाता था जब तलवार लेके। उसने साउथ में न जाने कितने डीप अलाउद्दीन खिलजी का बनवा दिया, आप 8th में देखिए, सब पढ़ा है। और उसके बाद उसने क्या किया बताइए? मंगोलों के आक्रमण से रोक लिया, नहीं तो मंगोल पूरा भारत तहस नहस कर देते। मंगोल बहुत खतरनाक थे। बोलो बात समझ आ गई? अब हम देखते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। जैसे आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखा, वैसे अमेरिका का कौन सा था? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वो डाउन क्यों हो गया? मैंने रीजन बता दिया। देखो, सो इट इज, सर इसमें एक रीजन दिया हुआ है, और 24 अक्टूबर 30 मिलियन शेयर वर सोल्ड। 30 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। देख लो, ये इसी के बारे में दिया, तुम्हारी बुक में लिखा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में। इतने शेयर अमेरिका के बिक गए थे और ये बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द ग्रेट रिसेशन, अमेरिका की महामंदी। और उस महामंदी के आने की वजह से क्या हुआ? पूरी दुनिया में महामंदी आ गई। उसके पहले वो कहता था 1 तोला सोना दो, 10 ग्राम सोना दो और $1 लो। लेकिन उसके बाद जब ये आई, उसने कहा हम कोई सोना ना नहीं देंगे, जिसके पास जो डॉलर है वो या तो व्यापार करो, हम नहीं देने वाले। अमेरिका ने डिनाई कर दिया कि हम डॉलर नहीं देंगे। $1 की 10 ग्राम सोने के बराबर वैल्यू थी। तो उसने इतना ज्यादा कर दिया था। उस समय का जो प्रधानमंत्री था निक्सन, जॉन निक्सन वहाँ का, फिर उसने कहा नो सोना, डॉलर को रखना है, फेंकना है तुम फेंको। सारी दुनिया को उसने धोखा दे दिया। लोग खूब डॉलर लेके सोना दे रहा है, डॉलर की तो बड़ी वैल्यू। उसने बोला निक्सन ने, आई विल नॉट गिव एनी गोल्ड, कीप और थ्रो। तो सारी दुनिया सत्ते में आ गई, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं। अगर कोई देश सोना ही ना दे, लेकिन आज भी उसी डॉलर में व्यापार चल रहा है, वो सोना नहीं दे। उसकी क्या वैल्यू? पेपर है एक तरीके से। लेकिन लोग नाउ सी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जैसा अभी इन्होंने अनिकेत ने बताया, ये क्या था बताओ? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, और ये कब गिरा बताइए? ऑफ यूएसए। 1929। ठीक है, सो इट फेल डाउन इन 1929। और जैसे ये गिरा, क्या उसका इंपैक्ट जर्मनी में देखा गया और रिसेशन आ गया। तो कितने लाख, रिसेशन का मतलब महामंदी, ऐसी मंदी आई कि दुनिया ने देखा। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज प्रोपेगेंडा। क्या होता है नवदीप? किसी चीज को ऐसे प्रेजेंट करना कि पर्पसफुली स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज एम्ड एट ओपिनियन ऑफ पीपल।
ऐसे मैसेज दिए जाएं, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल, बाई पोस्टर से दे सकते हो, बाई मीडिया, उसके हाथ में सब कुछ था, वो जो चाहता था ऐसे यूज करता था, बाई मीडिया, बाई फिल्म, बाई स्पीचेस, सब तरह से, फिल्म, बाई स्पीचेस। टू इन्फ्लुएंस पीपल। और आपने अभी देखा, वीडियो तो देखा ही था हिटलर कैसे करता था, और लोग उससे मेस्मराइज हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हिटलर यूज्ड प्रोपेगेंडा टू रेज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज। यहूदियों के खिलाफ घृणा उत्पन्न करने के लिए उसने लोगों में क्या यूज किया? प्रोपेगेंडा नहीं होता, झूठी बात कह दो, झूठी बात कह दो कि भाई इनका पेन खो गया या इनकी घड़ी खो गया, खोई हुई कुछ नहीं हो, तो इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। तुम उससे अपना कोई मतलब निकालना चाहते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रोपेगेंडा। तो इट इज हिटलर यूज्ड प्रोपेगेंडा। उसने तुम्हारी बुक में देखो कैसे ज्यूस को पैसे के ऊपर बैठा दिखाया है, वो सब पूरा तुम्हारी बुक में बना हुआ है, और कैसी उसने जो बुक्स थी स्कूल की वो भी बदल दी। टू रेज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूस या प्रमोट हेट्रेड। वो खुद घृणा करता था लेकिन उसने लोगों को भी घृणा करवा दी। प्रमोट हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूस। हेट्रेड की स्पेलिंग देखें। हेट्रेड, हेट्रेड लिखिए, हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज। नाउ नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन कैंप। क्या होता है अनवी? ये किस तरीके का कैंप है? इंडिया में भी, आसाम में कंसंट्रेशन कैंप बने हुए। इसका मतलब क्या है? विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मान लीजिए तुम्हारे देश में कुछ बांग्लादेशी पकड़े जाएं और तुम कहो नहीं आप लोग यहाँ नहीं रहोगे, वहां रहो, असम भेज दिया जाता है, उसी कैंप में रखा जाता है। उस कैंप को क्या कहते हैं? ए काइंड ऑफ सर्टेन पीपल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम एंड केप्ट देयर विदाउट ड्यू प्रोसेस। उनके ऊपर वो मुकदमा भी नहीं, बस ऐसे ले जाके भरते चले जाओ। सो इट इज ए कैंप। यहाँ ज्यूस को रखा जाता था, वेयर people are isolated and kept without a legal process. कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, they are not lived to allow it, ठीक है, they are not allowed, it is surrounded by, और उसमें करंट रहता था, बारबेड वायर फेंसिंग, कटीले तारों से। ठीक है, बारबेड सराउंडेड बाय बारबेड इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग। गस्टैपो क्या था अनिकेत? Special police which is appointed by Hitler. यस, अ स्पेशल पुलिस। Secret जो बिल्कुल सीक्रेट भी लिखो, सीक्रेट पुलिस अपॉइंटेड बाय। लोगों को पता नहीं चलता था, ये मार देती थी या उठा लेती थी, तो लोग बहुत डर के रहते थे कि कुछ भी बोलो मत। इसका बहुत रोल था। नाउ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कौन थे? ठीक है, दिस इज ए ब्रांच ऑफ आर्यंस ओनली, ए ब्रांच ऑफ आर्यंस whose origin is traced in Middle Asia। जैसे हमने कहा था ना, मध्य भारत में इनका, मध्य एशिया। whose origin, मंगोलिया के पास, is traced in Middle Asia।
These were blue eyed. ये कैसे थे? इसलिए बिल्कुल अलग दिखते थे। किसका इसने फायदा उठाया? बोले नीली आंखों वाले जिंदा रहेंगे और काली भूरी आंखों वाले सब मर जाएंगे। These were blue eyed. जिप्सी कौन थे? जिप्सी का ओरिजिन कौन सा है? अफगानिस्तान के पंजाबी, वहां के जो लोग, सिंध के जो लोग थे उन्हें क्या कहते थे? जिप्सी। Gypsy, their origin was traced to India. उस समय वो इंडिया ही था, इंडिया तो नहीं था, अफगानिस्तान अब वो धीरे धीरे आ जा रहा था। Their origin was traced to, मैं जैसे बता रहा हूँ अफगानिस्तान, आप सब वो जिप्सी। पॉपराइज्ड का अविश क्या मतलब है? पॉपराइज किया उसने ज्यूस में, उनकी सारी जमीन छीन ली और उनको पॉवर्टी में डाल दिया। यानी है ना, रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नोट करिए, पेज मत पलटिए। Reduced to absolute poverty. That means Jews were pauperized by Hitler. परसिक्यूशन का क्या मतलब है? यस, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक पनिशमेंट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप और रिलीजन। उनको प्रताड़ित करना, प्रताड़ना। सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड punishment belonging to। तुम ये सोचो अभी कि अगर हिटलर जिंदा रहता तो दुनिया उसे क्या सजा देती और कैसे सजा देती? belonging to a particular group or community। सिनेगॉग क्या है? That is religious place of Jews। Now, पॉपराइज का मतलब होता है कि उनको गरीबी में निर्धन कर देना। गेटोइजेशन, इसका क्या मतलब है? एरिया ऑक्यूपाइड बाय सेग्रीगेटेड ग्रुप इन नाजी जर्मनी। एरिया in which Jews were kept, they are segregated people, उसको ghettoization यानी in a planned manner उनको धीरे धीरे पोलैंड में कर दिया था। So all Jews were ghettoized in Poland and there they were given euthanasia। euthanasia का क्या मतलब है? परमानेंट सोल्यूशन। तुम्हारा परमानेंट सोल्यूशन क्या है? कि तुम मर जाओ बस।
यह यूथनेसिया। सो ऑल ज्यूज वर गेटवाइज्ड। कहाँ युद्ध किए गए थे? गेटोआइज्ड इन पोलैंड। पोलैंड एक ऐसी जमीन थी वहां बिल्कुल कम लोग थे और पता ही नहीं चल पाता था कि बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, और वहां पता नहीं चल रहा था कि ये हिटलर कर क्या रहा है। अगर बीच में बहुत लोगों के बीच करोगे पता चल जाएगा कि ये मार रहा है। वहां कितने मरे, सबको भेज दिया एक बार और बस उसमें बाड़ेबंदी कर दी, चारों तरफ वारबेड और मरवा डाला। किसी को पता ही नहीं, इतना बड़ा देश और रहने वाला कोई नहीं, पता कैसे चलेगा? यूथनेशिया क्या है? That is euthanasia। इसे नोट कर लो, तब तक मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। Killing a person without pain। तो बोलो जहर दे के मारेगा तो क्या उन्हें दर्द होगा? सर इसमें एक नाम है यूटोपिया, इसका क्या मतलब है? क्या? इसमें एक नाम है यूटोपिया। यूटोपिया? यस। वो यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहता था, ऐसी सोसाइटी जो आदर्श सोसाइटी हो, जो कभी ना हो, विच इज नेवर पॉसिबल। हिटलर वांटेड टू मेक यूटोपियन सोसाइटी, आदर्श, कोरा आदर्श। लिखो यूटोपियन सोसाइटी। क्या ऐसी सोसाइटी जो वो सोच रहा था बन पाती? ए सोसाइटी विच इज आइडियल बट इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। Is not possible। कुछ टाइमलाइन नोट कर लो, कुछ है जो आपके काम आएंगे। ये यूथनेशिया, यूथनेशिया का मतलब है बिना दर्द के मारना। ये नहीं है उनको कोड़े कोड़े से नहीं मारता था वो कहता था ये तुम लोग गलती से जन्म ले लिए हो, हम तुमको आराम से मार देंगे, परमानेंट सोल्यूशन देंगे। ऐसे गैस सूंघ लो, चले जाओ, हमें जीने दो। अब देखिए अगस्त 1914 से ये युद्ध कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 तक। दैट इज WW1, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। अच्छा, इस वर्ल्ड वार के बाद अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज होनी थी, एक साल बाद हुई, जून 1919। जब तुमको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज और इसके आउटकम लिखने होंगे तो लिखना पड़ेगा, क्वेश्चंस लिखा रहा हूं। दैट इज वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। आफ्टर दैट 30 जनवरी, जैसा कि रोहित ने कहा, दैट इज 1933 में। बोलो कौन जर्मनी का चांसलर बना? दिव्या, ठीक है। दैट इज हिटलर बिकेम अडोल्फ हिटलर। उसका अपने पिता से बहुत झगड़ा होता था और वो माता को बहुत प्यार करता था। 18 वर्ष की आयु में जब उसकी माता का देहांत हो गया, वो बहुत दुखी। That he became chancellor of Germany। वो अपने पिता से इसलिए नाराज रहता था क्योंकि उसके पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और वियना की आर्ट यूनिवर्सिटी ने उसे आर्ट में दाखिला नहीं दिया। इससे वो बहुत दुखी हुआ। अब दुखी होने के क्या कारण थे तो पता नहीं, लेकिन इतना सब कर डाला। दुखी होना अलग बात है, तो इसका मतलब विनाश कर दोगे लोगों का। नाउ 1339, हाउ वर्ल्ड वार 1 वाज वर्ल्ड वार 2 कैसे स्टार्ट हुआ? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, बस उसी से स्टार्ट हुआ। दैट इज कब स्टार्ट हुआ?
सितंबर 1939। तो अब देखो वर्ल्ड वार 2 में क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1939 में क्या हुआ? पोलैंड पर इन्वेड जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। और इसी के साथ WW2 स्टार्टेड। इसके बाद क्या हुआ? 41 में जर्मनी ने यूएसएसआर में इन्वेड कर दिया। जर्मनी ने रशिया पर इन्वेड किया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जर्मनी के सैनिक रशिया में जाने लगे और वहां इतनी बर्फ -10, -20, -30, और वहां के लोग आराम से -40 में घूम रहे हैं, -70 तक घूमते हैं। इनकी हालत खराब हो गई, इनकी सेना हार गई। बाद में वो आया, इनको बर्लिन तक खदेड़ा। जब जर्मनी उनकी सेना जब आई ना, जैसे वाटरलू में नेपोलियन को हराया था, रशियन पे आप आक्रमण करोगे तो वो तो सर्दी से, वो तो उनको क्या डर है। तो उनकी सर्दी में रहने वाली सेना इतनी बड़ी बड़ी कैप पहनते हैं, वो रेड कैप पहनते हैं, देखा होगा उनकी आपने, रशियन है ना, इतनी बड़ी रशियन आर्मी में देखोगे इतनी बड़ी टोपी होती। वो जार की आर्मी थी, जार के समय में की ड्रेस अभी तक चली आ रही है। क्या बोलो? दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। यस इट इज। अब इसमें ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जून 28 में हुआ, 28 जून, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ था कि वॉर ना हो, तो फिर कैसे रोकता? लीग ऑफ नेशंस, फिर जो देश वॉर करते उसके अगेंस्ट में सब देशों से वो 10% सेना लेता और उनको वो रोक देता। वो जितनी सेना मांगता सबको देना पड़ेगा। लेकिन लीग ऑफ नेशंस इट वाज सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता था लीग ऑफ नेशन के? अमेरिका। अमेरिका 50% पैसा उसमें डालता था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज कौन थे? गरीब थे क्या? अच्छा बताओ, अमेरिका चाहता क्या था? वार हो कि ना हो गया, वही चाहता था। हुआ वो अभी भी जो वार होते हैं वही चाहता है। आप क्या सोचते हो? यूक्रेन अब वो वार नहीं चाहता, न वो बंद करना चाहता है, न रशिया। उसके हथियार बिक रहे हैं, रशिया को जमीन मिल रही, यूक्रेन तो पिस रहा है। फायदा दो को है। बड़ी चीजों को फायदा होता है, छोटे का नहीं फायदा होता। बोलो बात समझ आ गई? इंडिया पाकिस्तान का वार वही चाहता है। इराक ईरान का टोटल वार 30 साल चला, उसी ने चाहा। तो अमेरिका जब युद्ध होता है तो लोग डर जाते हैं और सब लोग फिर अमेरिका के हथियार। यूनाइटेड नेशन का 40% हेड अमेरिका देता है, उसी के पास वीटो पावर है। वो कोई बोल पाएगा? वहाँ का जो मेन उसका हेड है, अब वो कुछ नहीं बोल सकता। उसके होते ही रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। जब जो चलाता है इन संस्थाओं को, अगर वही उसको फंड करता है और उनमें मेन अमेरिका जब तक रहेगा, देन ऑल वॉर्स आर क्रिएटेड बाय अमेरिका। वो कभी नहीं चाहेगा बंद। सभी लोग कह रहे हैं, अभी हम गए थे जयशंकर प्रसाद, बोले इसका कोई मीनिंग नहीं है। तुम 5 लोगों को वीटो पावर दे रखे हो, उनमें से एक चाहता है वार हो, अब वो कभी नहीं रोकेगा। तो सब यही तो चाहते हैं कि ऐसे संस्था का क्या है, वहाँ चाय पीने थोड़ी जाते हैं पैसा खर्च कर। अब वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी ने यूएसएसआर पे अटैक किया। अगली चीज देखिए, इसने 41 से अब ज्यूस को मारना शुरू कर दिया। और फिर बताइए दिसंबर 41 में क्या हुआ? दिसंबर 1941 में यूएसए ज्वाइन वार। अब क्यों वार ज्वाइन किया? उसके पर्ल हार्बर शहर पर जापान ने एक बम गिराया था। वर्ल्ड वार 2 में 3 मुख्य शक्तियां कौन थी बताइए? वर्ल्ड वार 2 में एक्सिस पावर कौन थी और सेंट्रल पावर, सॉरी अलाइड पावर कौन थी? जर्मनी थी और इटली। इटली में उस समय किसका राज था? तुम तो बहुत जानते हो, इटली और जापान।
मुसोलिनी का तुम वीडियो देख लो, वो उससे तगड़ा हिटलर से ज्यादा, वो चाहता था इटली खूब बढ़ जाए, वैसे ही हिटलर टाइप वो भी था, इटली को वो बढ़ा रहा था। जर्मनी में हिटलर और यहाँ पर कौन था, मुसोलिनी, जैसा बता रहे हैं। और जापान तो इतना क्रूर देश था, वो रशिया में घुस गया, चाइना में घुस गया, इंडोनेशिया में घुस गया, और वो वहां के सैनिकों को गन्ने की मशीन में घुमा घुमा के पीस रहा है। स्त्रियों को उसने ब्रॉथल, वेश्यालय खोल डाले, इतना ज्यादा उसने स्त्रियों के रेप के केस में तो दुनिया ने कहा जापान से अब तुम आर्मी नहीं रखोगे, और आज तक कभी में जापान की कोई आर्मी, द क्रूवल आर्मी जो दुनिया की कही जाती है, उसने मारने के कई तरीके के खोज डाले हैं। अमेरिका ने जब उस पर 2 बम गिराए थे, हिरोशिमा नागासाकी पे 45 पे, वो हिल गया, उसने कहा आई सरेंडर, उसने सरेंडर किया, तो उसने कहा यू सरेंडर, इटली ने सरेंडर कर दिया, और तभी उसकी सेना, उस समय पहला बम जो बना था दैट इज हाइमर ने बनाया था, वर्ल्ड का एटम बम, किसी को मालूम ही नहीं था ऐसे भी बम होते हैं, दुनिया हैरान रह गई। और ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तब का वो बम गिराया था, आज भी जापान में लूले लंगड़े पैदा हो गए, 100 साल हो गए। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। उसके जो न्यूक्लियर रेडिएशन अल्फा बीटा गामा है ना, वो अब भी निकलते हैं, तो एक अल्फा किसी के अंदर चला गया तो कहीं गामा चला गया, वो रेडिएशन ही नहीं खत्म हो रहे हैं उसके, अभी तक लोग। तो वो बात आप समझ गए ना, वही है जब अमेरिका इंटर किया, देखो मैंने लिख दिया यूएसए ज्वाइन, ये और किसने बनाया पहला परमाणु बम, हाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर ने ना, और जब उसने बना दिया बस वो उसका इस्तेमाल बॉम्ब गिराने में, बना ही तब था, इट वाज इन्वेंटेड बाय ओपेनहाइमर, और 2 महीने में इस्तेमाल कर दिया, वर्ल्ड वार 2 रुक गया। समझ आया? तो लोगों ने तब से देखा है कि तब से सबके पास, बहुत देशों के पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन एनटीबीटी की वजह से, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कोई भी देश सबको अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इंडिया में भी अटल बिहारी ने किया था, तो यूएसए ने बहुत सारी चीज बैन कर दी थी, फिर रिलीज कर दी। कोई देश ने टेस्ट कर सकता है, और जिसने फायर कर दिया न्यूक्लियर, पूरा दुनिया उस पर सीधा न्यूक्लियर बम करके उसे नष्ट कर डालता। अगर तुमने किसी देश पे एक भी न्यूक्लियर बम फायर किया, तो यूएन यूनाइटेड नेशन का कहना उसे पूरा समाप्त कर डाला। तो सबके पास है, लेकिन दिखाने के लिए है, वो हाथी के दांत खाने के नहीं। बहुत से देशों के पास है, कुल 193 देशों में 12 देशों के पास है। तो अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है तो पाकिस्तान है सिर्फ, और ईरान भी चाहता है लेकिन अमेरिका करने नहीं दे रहा है। 53 मुस्लिम कंट्रीज हैं, बोलो किसके पास न्यूक्लियर बम है? पाकिस्तान। हमारे यहाँ होमी जहांगीर बाबा ने सबसे पहले बनाने की कोशिश की थी, वो 200 साइंटिस्ट के साथ। इंदिरा गांधी ने बोला ठीक है मैं मरवा देती हूँ जहांगीर बाबा को, 200 साइंटिस्ट के प्लेन को मरवा दिया। इंदिरा गांधी अमेरिका के कहने पर चलती थी, नहीं तो वो कितना आगे ले जाते। जो भी है, इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट मारे गए हैं अमेरिका के कहने, उनको खुश करने के चलते। जब तुम्हें भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पता है, एंडरसन, राजीव गांधी ने बोल दिया हेलो सर मैंने रिलीज कर दिया, मेरी स्पेशल प्लेन में बैठ गया आपका बंदा आ रहा। बोलो आए 1 लाख लोगों को उसने अपनी गैस से मार दिया, मीथेन कार्बाइड से, उसको सिंपली रिलीव, बिल्कुल उन्हीं के कहने पे चलते थे, अमेरिकन के कहने। गांधी परिवार ने बहुत पैसा। अच्छा, इनमें आपने देखा जर्मनी, इटली, जापान समझ में आ गया, 3 मुख्य देश थे। और अलाइड पावर में कौन से थे? फ्रांस तो होगा ही, इंग्लैंड क्यों होगा? इंग्लैंड की वजह से गांधी जी ने भी कहा भाई ठीक है हम अपनी सेना देते हैं, जबकि पहले में धोखा खाए थे, 1.25 लाख लोग हमारे मारे गए फिर भी दिए। यूएसएसआर और फिर यूएसए, पता चल गया ना। अगला देखिए, 8 मई 1945 को एलाइड विक्ट्री इन यूरोप, एलाइड पावर जीत गई। तो आपको पता चल गया कि पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण हुआ बताओ? देखो 8 मई को जीत हो गई 1945, और बोलो जनवरी में कब हुआ था? 1945 में। जापान ने कहां अटैक किया था बोलो? पर्ल हार्बर अटैक।
और कितने लोग मारे गए थे? 745 लोग शिप में आक्रमण कर लिया। जापान और अमेरिका के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। बताया करो, 2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। आप समझ गए क्यों? क्योंकि इधर से जापान खत्म, उधर से अमेरिका खत्म, दोनों मिल गए। ऐसे भी फेंकोगे तो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इधर से कौन खत्म? इधर से अमेरिका और इधर से जापान। मतलब आप ये देखिए, ये जापान ज्यादा दूरी नहीं है, इसने यहाँ पर लार्वर पे अटैक किया। ये जापान सही है। तो इसके बाद बहुत हिरोशिमा और नागासाकी के, ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये अमेरिका और ये जापान, है कि नहीं? समझ में आ गई बात? सो दैट इज रशिया और इसके बीच में यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में 2 किलोमीटर। लेकिन उस समय रशिया किसके अंडर में था बताओ? जापान। जापान उधर जीत रहा था। जार की सेना इतनी निरंकुश थी, उन्होंने कहा जापान से आइए आइए, जार को ले जाइए, लड़ी ही नहीं। ये यूएस और रशिया जापान के अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो जापान इसमें कब्जा करेगी। समझ आ गई ना बात? अब देखिए ओके, तो युद्ध की शुरुआत हिटलर के पोलैंड पर हमला करने से हुई और युद्ध का अंत अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने से हुई। एटम बम का तो तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से काम करता है, देखा ही होगा। देखो एक दो चीज दिखा दे फिर आगे बढ़े। स्पीच ऑफ मुसोलिनी, ऐसा नहीं है एक शहर खत्म होता है। जापान में भी तो शहर होंगे 15-20, एक शहर खत्म होता है। साइज छोटा नहीं है वो का, ऐसा छोटा नहीं है। ये देखो, ये I am very glad to be able to express my friendly feelings towards the American nation. Friendship which which interlocks the millions of citizens who from Alaska to अभी तो ये कोई ये है। ये देखो कैसे हाथ हिला रहा है, ऐसे ही हिटलर टाइप है। देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट इस तरीके से होता है। ये देखो सुबह 9 बजे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 1 से 3 लोग के स्टॉक शेयर किया। क्यों कोई ग्रुप से नहीं निकलता? क्योंकि यहाँ कोई चार्ज ऐसा हो। On July 16, 1945, the United States tested the first atomic bomb, called Trinity. Over the next 5 decades, the country tested more than 200 bombs in the atmosphere. The explosions, called shots, were recorded by dozens of high-speed cameras on film for analysis of the bomb's destructive power. Now, there's a race on to preserve and digitize those films. Thousands. अभी इसके बाद ये जो एटम बम है, इसके बाद उसने हाइड्रोजन बम बना लिया अमेरिका ने, इससे भी बड़ा। ठीक है, जैसे हमने आपको फिजन बम बनाया था, ये फिजन बम होता है, वो फ्यूजन बम है जो सन में हो रहा है। और उसने बता दिया अगर मैंने ये बम गिरा दिया कहीं पर तो धरती पर अगले 50 लाख सालों तक एक बैक्टीरिया भी नहीं बचेगा, अमेरिका स्वयं नहीं बचेगा। उसने इतना लिखा।
बोला मैं भी नहीं बचूंगा, लेकिन अगले 50 लाख सालों तक एक बैक्टीरिया भी नहीं आ सकता। अगर मेरे पे आई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा, लेकिन दुनिया को भी खत्म कर लूंगा। ये चीज है। तो आप समझिए कितना विकास कर दिया ने। अब आगे देखते हैं। और ये बम जब इसकी शैटरिंग इफेक्ट ऐसी थी, जब ये फटा तो जमीन बिल्कुल ऐसे लग गई कि जमीन पे किसी ने वो जो ग्रेजिंग के लिए नहीं चलाते तलवार, जमीन से सारी बिल्डिंग बिल्कुल दूर फेंक दी गई। जो जमीन के नीचे गड्ढों में था वही बच पाया। उसके शैटरिंग इफेक्ट से इतने वाइब्रेशंस थे कि वो जमीन को जमीन की तरह साफ कर दिया। बिल्डिंग ही पता नहीं चली यहाँ कोई बिल्डिंग थी हिरोशिमा से। तो क्या बचेगा? जमीन साफ हो गई, इतना उसका वाइब्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट इज चलो पहला क्वेश्चन क्या चेक करो अनवी। राइट पेज इज ऑन जर्मनी। क्या है क्वेश्चन? डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमर रिपब्लिक। एक्सरसाइजेस देखिए। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स faced by वीमर रिपब्लिक। थोड़ा बहुत तो वीमर रिपब्लिक के बारे में संजना जानती ही हो कि इसने संधि की थी वर्सलीज की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सो लेट अस राइट डाउन। आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी, नोट करिए, आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी क्या कराया गया? किंग कैसर विलियम II एब्डिकेटेड, उसको पद से हटा दिया गया। और कब डिफीट हुआ? इन वर्ल्ड वार 1। तो वहां का राजा कौन था? किंग कैसर विलियम। बुक में देखोगे तो पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं होगा। कैसर विलियम II वाज एब्डिकेटेड, उसको पद से हटा दिया गया। और उसको हटा दिया गया तो संधि किसके साथ की गई? उन्हीं 827 लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके साथ। ठीक है। एंड वीपर रिपब्लिक वाज प्रोक्लेम्ड बाय द नेशनल असेंबली। एंड द नेशनल असेंबली, जिसका कि क्या नाम था? नेशनल असेंबली वीमर रिपब्लिक was handed over the power of Germany. Got real power of Germany. या रूलिंग, इसके हाथ में रूलिंग की पावर आ गई। तो इसने क्या किया? This republic was never accepted wholeheartedly by Germans, who made this government responsible for humiliating. This republic made Treaty of Versailles, जैसा कि कब किया गया अभी नवदीप ने बताया। Treaty of Versailles in 28 नवंबर 1919, ऐसा यहाँ भी लिखा होगा। 28 जून ना। So, on 28 जून में किसके साथ रोहित संधि की होगी बताओ? विद, सेंटेंस पूरा करो रोहित। किसके साथ उसने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की होगी? जर्मनी ने। बोलो नहीं, किसके साथ? बहुत धीमे। हाँ बोलो। सेंट्रल पावर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। सेंट्रल नहीं, सेंट्रल तो यही था। वही अलाइड पावर। सेंट्रल तो केंद्रीय शक्तियां हैं, एलाइड जो बाहर है, सहयोगी से। विद एलाइड पावर्स। रोहित भी ठीक बोल रहे थे, बहुत धीरे बोलते हैं ना। चलो, एलाइड पावर्स। नाउ
पीपल नेवर एक्सेप्टेड दिस ट्रीटी वॉज, ये कैसा था? ट्रीटी वॉज ह्यूमिलिएटिंग, मतलब एक अपमानकारी थी फॉर जर्मन पीपल। ऐसा क्यों था? एज एलाइड पावर made responsible to Germany for this war and imposed war compensations against Germany। और थोड़े मोड़े नहीं, imposed heavy war compensation, heavy war compensations on Germany। ठीक है, the producing land of Germany was also annexed। तो कितने परसेंट जमीन थी मैं एग्जैक्टली देख के बताऊं तो पता चलेगा। How much percent of land of Germany was annexed after World War I in Treaty of Versailles? 13%। Germany lost about 13% इसकी टेरिटरी। देखो ये इसमें दिखाया गया है, और तुम्हारी बुक में भी ये बना हुआ है क्या? ये किनारे किनारे का ये सब ले लिया, कितने परसेंट? 13%। सो ये भी ले लो, और ये इसकी बहुत अच्छी लैंड थी। सो इट्स 13% फर्टाइल लैंड थी ना, और साथ में जो जिसमें माइनिंग होती थी, कोयले की और अच्छी माइनिंग, 13% फर्टाइल लैंड ऑफ जर्मनी, और उसने पोलैंड को दे दी थी। वॉर और भी देशों ने दे दी थी। हेवी वॉर्स के बाद हैवी वॉर कंपेंसेशन ऑन जर्मनी, तो किसने इंपोज किया? उस पर आरोपित कर दिए, हैवी वॉर कंपेंसेशन ऑन जर्मनी। एनेक्स, एनेक्स का क्या मतलब होता है? और कितने बिलियन का इसके ऊपर इंपोजिशन किया गया बताओ? एंड 6 बिलियन तुम्हारी बुक में दिया है? 6 बिलियन डॉलर्स होंगे ना, पाउंड्स है, 6 बिलियन पाउंड्स वॉज वॉर रिपेरेशन, कि जितना बम खर्च हुआ है इम्पोज फॉर नेक्स्ट 90 ईयर्स, जिसे जर्मनी को कितने दिनों में देना था? वॉज, ठीक है, 90 साल में देगा। वॉज वॉर रिपेरेशन imposed on it, Germany had to pay this in next 90 years in installments। Germany, Weimar Republic also accepted that Germany will not keep its army, जो आर्मी है या इन्फेंट्री beyond 1 million, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ऊपर सैनिक नहीं रखेगा। तो ये सारी चीजें थी। अब आगे देखिए, द ग्रेट इकोनॉमिक, ये तो पहली बात है कि ह्यूमिलिएटिंग थी। सो दिस वाज इंसल्टिंग, ये इंसल्टिंग थी। अगली बात देखो, वीमर रिपब्लिक क्यों मुसीबत में आ गया? दैट इज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो अमेरिका में 29 में वॉल स्ट्रीट में फॉल हुआ था, उसका असर देखने को कहाँ मिला? दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन, जो वहां पर आया। तो लिखो, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वॉल स्ट्रीट को ही कहा जाता है। जब तुमसे ये वर्ड कहा जाए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो तुम्हारा ध्यान 1929 के वॉल स्ट्रीट पे जाना चाहिए। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, अकर्ड ड्यू टू, खैर इतना यहाँ नहीं लिखा जाएगा, वर्सेंट द जर्मनी इकोनॉमी। इसने क्या किया? वर्सेंट। और ये कब आई?
1929 से 32 में आ गई। वर्सन, आपके बुक में चित्र तो बना ही हुआ है, वर्सन द जर्मन इकोनॉमी, और बुरी हालत कर दी। ठीक है, और कैसे रस्सी पे लोग सोए हुए हैं, तो ऐसी हालत में क्या होगा? जॉब्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैव गॉन। और उसके बाद बर्लिन में आप देख लो बुक में कैसे लोग एजिटेट कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल गॉन, मैनी बिकेम, और जो शहर में रहते थे अगर उनको जॉब नहीं मिलेगी तो क्या वो घर का किराया दे पाएंगे? सो मैनी बिकेम होमलेस, और फिर वो नाइट शेल्टर में रहेंगे, घर से निकाल दिया मकान मालिक ने। मैनी बिकेम, शहरों में तो लोग ऐसे ही रहते हैं, होमलेस, मैनी बिकेम होमलेस हो गया। द प्रोडक्शन केम डाउन फ्रॉम 100% टू 40%, ठीक है, अप टू 40। 29 में अगर 100% माना, उसके बाद 40% आ गया 3 साल में। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स केम डाउन अप टू 40% विदिन 3 years, 3 साल में ऐसा हो गया। लोगों के पास पैसा ही नहीं था तो वो फ्रिज खरीदेंगे कि अपनी भूख मिटाएंगे? तुम फ्रिज बनाते रहो, फ्रिज टीवी बनाने वालों का क्या होगा? एक भी टीवी बिकेगा? जब लोग ही बहुत पॉवर्टी में आ गए हैं, तो इसलिए इसकी वजह से क्या हुआ? बिजनेस गॉट ruined, मिडिल क्लास, स्मॉल बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स all became poor, obstinate poverty, बुरी दशा हो गई, impoverished। कौन कौन? बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास, और इसके अलावा कौन? रिटेलर्स एंड वर्किंग क्लास, सभी के सभी, और सेल्फ एम्प्लॉयड। Self-employed, all became poor। तो लोगों ने इसकी जिम्मेदार किसको माना होगा बोलो? People made responsible for this situation to Weimar Republic। Weimar Republic for this situation। अब देखिए, वीमर रिपब्लिक पॉलिटिकली वीक था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ डिफेक्ट थे, ये कोई निर्णय नहीं ले पाता था। रिपब्लिक वॉज पॉलिटिकली वीक। इस तरीके से संविधान बनाया था, लाइक इट्स गवर्नमेंट वाज रन बाय कोलिजन गवर्नमेंट। इसको बहुत सारी पार्टियां मिलकर चला रही थी, तो क्या कोई एक सही निर्णय लिया जा सकता था? अगर एक पार्टी चलाएगी तो हमेशा सही निर्णय होगा। सो इट वाज रन बाय मल्टी पार्टी सिस्टम। सो इट वॉज ए कोलिजन गवर्नमेंट। एक ऐसा समय आया था यूपीए गवर्नमेंट में चंद्रशेखर के बाद हमारे पास सिर्फ 10 दिन का खाना बचा था। अभी कुछ समय पहले की बात, यूपीए गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। 10 दिन में अगर वो उस समय मीजर न लिए जाते तो भारत कंगाल हो जाता, फिर कभी ना। 10 दिन का ही हमारे पास सोना और खाना बचा था, 10 दिन का तेल बचा था। अगर वो फिर पेट्रोल भी हमें ना मिलता, सब सड़कों पे रोड पे बसें खड़ी होती, लेकिन सही कदम लिए गए। सो इट वाज रन बाय, किसके द्वारा रन किया गया? कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन सरकार।
which cannot take hard decision. Another defect क्या था बोलो? Another defect था was Article 48. Article 48 में जब प्रेसिडेंट चाहता था इसको भंग कर देता था, और उसने कितनी बार इसे भंग किया सोचो, 20 टाइम्स इसे डिसॉल्व किया इन 239 डेज। 8 महीने में 20 बार डिसॉल्व हो जाए कोई चीज, 8 महीने में अगर 20 बार सरकार बदले, सोचो कैसी सरकार हो, या तो 5 साल चलती है। इट वॉज डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट 20 टाइम्स विद इन 239 डेज। चला, 4 दिन के लिए तुम सरकार बनाओगे, चलाओगे कुछ? हाँ, इट वॉज डिसॉल्व 20 टाइम्स विद इन 239 डेज। यही सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या हुआ, इट वॉज हाईली अनस्टेबल, इसलिए सब लोग वीमर रिपब्लिक के खिलाफ है। पावर नहीं दो तो इतना ही रखिए। कल इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कराएंगे और फिर एक सिविक्स का चैप्टर वो भी कराएंगे। कल भी हिस्ट्री करेंगे, 1-2 दिन सोशल साइंस चला के फिर वापस आ जाएंगे। हाँ आएंगे, यही सब आएंगे। टाइम लाइन आ सकती है, टाइम लाइन पूछ लेंगे ऐसे क्वेश्चन। कौन सा? अब ये चैप्टर समझ में आ गया ना? Another defect was Article 48. हाँ बोलो। मैं कल और संडे को नहीं आऊंगा। क्यों? गाँव जा रहा हूँ। गाँव जा रहे हो? हाँ, वो मेरे कजन की एंगेजमेंट। अच्छा। सर ये डिसॉल्व लिखा है, फिर 20 के बाद क्या लिखा है? 20 टाइम्स विद इन 239 डेज, यानी 20 बार भंग किया गया। सर अगर यूएसए में नहीं तो फिर वो कौन सी कंट्री से वेपन्स लेंगे पूरे, मतलब यूएसए और किसी से वेपन भी नहीं लेने देता है किसी को। यूएसए तक का सही नहीं है काम। बाय सर। बाय। हिंदी का पेपर हो गया सही? सर बहुत हार्ड लिया। ये तुम्हारा सिर्फ मैथ का ही वैसा हुआ है ना, बाकी सब कुछ चल रहा है। मैथ का कुछ पता नहीं चला। शुभ संध्या सर। शुभ संध्या। कल है आइए, परसों सर परसों छुट्टी है, उसके ऐसा